हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही रहेगा, लेकिन ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, यानी ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को। तो दैट मीन्स आपको ये पता करना है कैसे। तो अगर ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन से हम आगे बढ़ें तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वर्क डन डिवाइडेड बाई करेंट इंटू टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी डिवाइडेड बाई ये करंट इंटू टाइम लिखेंगे। अब ये Q के जगह हम पुट कर लें, अगर IT फार्मूला होता है इंटू वी लिखेंगे डिवाइडेड बाई IT नीचे भी लिखा हुआ है, तो IT नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये IT कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ वोल्टेज। दैट मीन्स आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10 a cylindrical conductor of length L uniform area of cross section A has resistance R। अगर कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका यहाँ पे कंडक्टर है, मान लें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A बोल रहा है, इसका लेंथ L बोल रहा है, रेसिस्टेंस R बोल रहा है। लेकिन अब आगे बोल रहा है कि अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, यानी अनदर कंडक्टर लिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका लेंथ 2L कर दिया गया। मतलब ये अगर L है तब 2L लेंथ कर दिया गया, मतलब लेंथ को दोगुना कर दिया गया है। रेसिस्टेंस R ही रखा है। ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये कि यहाँ पे ये जो कॉपर का अगर कंडक्टर है तो ये भी कॉपर का ही कंडक्टर है। और ये कंडक्टर जब आपका इस कॉपर कंडक्टर का जिसका लेंथ L था, अब लेंथ जब दोगुना कर दिया गया तो न्यू एरिया क्या होगा। पहले एरिया A था, अब न्यू एरिया पता करना है कि क्या होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L बाई A के फार्मूला से यहाँ से एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले यहाँ पे लेंथ का ये जो इसका जो इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी R था, लेंथ भी L था और एरिया भी A था। तो यहाँ से A अगर निकालें, यहाँ से A का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो रो L बाई R हो जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि A इज इक्वल टू रो L बाई R यहाँ पे निकला हुआ है इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट वाले कंडक्टर के अकॉर्डिंगली। तो हमें न्यू एरिया फाइंड करना है। तब जब न्यू एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे न्यू एरिया निकालेंगे, जब यहाँ से आप न्यू एरिया जब निकालेंगे तो रो L बाई रो लिखेंगे। रो तो सेम ही होगा क्योंकि सेम ही मटेरियल है, रो तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे L के जगह इसका L यूज करेंगे तो 2L यूज पुट कर लेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R है तो R हो जाएगा पुट, जो कि R दोनों का सेम है। तो आपने क्या देखा, न्यू एरिया जो निकला है रो इंटू 2L बाई R निकला है। ये याद रखेंगे। न्यू एरिया कितना निकला है, तो न्यू एरिया जो निकल गया है यहाँ से मैं लिख देता हूँ। यहाँ से न्यू एरिया जो निकला है यहाँ पे रो इंटू 2L बाई क्या निकला है, R निकला है। तब न्यू एरिया अगर फिर से सजेस्ट करके इसको लिखना चाहें तो रो L बाई R लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये रो L बाई R को आप शुरू में A का वैल्यू कितना निकाल रखे थे, रो L बाई R निकाल रखे थे। तब इसके जगह पे आप पुट कर देंगे एरिया, यानी पहले वाला A पुट कर देंगे, यानी A इंटू 2, यानी न्यू एरिया कितना निकल गया, पहले वाले एरिया का 2 गुना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका जो है 2A आंसर आ जाएगा, मतलब न्यू एरिया दुगना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि आ स्टूडेंट कैरीज आउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द VI ग्राफ ऑफ 3 सैम्पल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विथ रेसिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बोला है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि नाइक्रोम वायर का 3 सैंपल लिया है। तीनों सैंपल का नाइक्रोम वायर का पहला सैंपल का मान लेते हैं R1, ये रेसिस्टेंस है। नाइक्रोम वायर का दूसरा सैंपल का रेसिस्टेंस R2 है। नाइक्रोम वायर का तीसरे सैंपल का रेसिस्टेंस R3 है। तो आपको पहले ये दिमाग लगाना होगा कि इसमें ऑप्शन से आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रेसिस्टेंस के लिए, इस फिगर से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम ये दिमाग लगाएंगे कि R1 जो है इस करंट को इस पॉइंट पे शो कर रहा है, R2 कितना करंट शो कर रहा है, इतना करंट शो कर रहा है, R3 यहाँ पे करंट शो कर रहा है। अगर ये 5 एम्पियर है, मान लें कि ये 10 एम्पियर है और ये मान लें 15 एम्पियर है, तो सबसे ज़्यादा करंट जो है R1 शो कर रहा है। ये आपको पता चल गया। सबसे ज़्यादा करंट कौन शो कर रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं R1 बता रहा है कि सबसे ज़्यादा R1 रेसिस्टेंस के केस में करंट ज़्यादा है। सबसे कम करंट कौन शो कर रहा है, तो R3 सबसे कम करंट शो कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो R1 सबसे ज़्यादा करंट को शो कर रहा है, R3 सबसे कम करंट शो कर रहा है, तो R1 ज़्यादा है कि R3,
तो जाहिर सी बात है R3 ज़्यादा है इसलिए वो कम करंट शो कर रहा है। यानी ये कि I = V/R होता है, तो जब R ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो यहाँ पे जब करंट कम है तो R ज़्यादा रहा होगा, है ना, उल्टा रिलेशन। तो दैट मीन्स ये हुआ कि R1 ज़्यादा करंट शो कर रहा है तो R1 का वैल्यू कम है, R3 ज़्यादा कम करंट शो कर रहा है तो R3 का वैल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ ऑप्शन में किस में R3 ज़्यादा दिख रहा है, सी नंबर में, यानी R3 का वैल्यू ज़्यादा है R2 से, फिर R2 का वैल्यू ज़्यादा है R1 से। ये आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते थे। आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द करंट आई थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, यानी किसी रेसिस्टर में करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो वो करंट जो है उस रेसिस्टर में फ़्लो जो हो रहा है, पहले मान लेते हैं करंट आई था, अब करंट को 100% से इंक्रीज करा दिया गया है, तो दैट मीन्स अब न्यू पावर पूछा है क्या होगा। तो जब करंट आई था तो उस वक्त पावर का फॉर्मूला होता है I²R। जब यहाँ पे करंट कितना परसेंट से बढ़ा है, करंट I से I × 100% बढ़ गया है ना। पहले I था, अब I का 100% बढ़ा दिए, तो ये इसका सोल्यूशन 2I आएगा। अब इसका सोल्यूशन करेंगे 2I आएगा। तो कोई भी चीज़ों को आप 100% से बढ़ाते हैं तो उसका दोगुना हो जाता है, तो 2I आ गया। तब इसके केस में पावर निकालना है तो आपको पता है कि I²R होता है मेन फार्मूला। तो यहाँ पे I की जगह कौन सा I यूज करेंगे, जो कि न्यू वाला I हो गया, 2I पुट करेंगे I के जगह पे, 2I का होल स्क्वायर हो जाएगा × R। इसका आ जाएगा सोल्यूशन 4I² R आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4I² R आ जाएगा पावर का फॉर्मूला। पहले पावर I²R था, अब आ गया 4I² R। दैट मीन्स ये हुआ कि पावर में कितने से चेंजिंग आया। तो पहले पावर I² था, न्यू पावर देखिए आप 4I² R आ गया, तो कितने से चेंजिंग आया, कितने परसेंटेज से चेंजिंग आया। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में जितने से चेंज हुआ वो लिखते हैं, नीचे कितने से चेंजिंग हुआ है वो लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ चेंज इन पावर लिखेंगे। चेंज इन पावर जो होगा यहाँ पे याद रखना है आपको, जो डाटा शुरू में क्या था, तो चेंजिंग यानी P जो P1 था मान लेते हैं I²R, जो P2 निकल गया है आपका 4I² R। तो दैट मीन्स कितने से चेंजिंग हुआ है, तो यहाँ पे 3I² R से चेंजिंग हुआ है। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना, यानी कितने से चेंजिंग है तो 3I² R से। अब कितने से चेंजिंग हुआ है तो I²R से चेंजिंग हुआ है, तो नीचे डिवाइड करते हैं I²R इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन पावर इन परसेंटेज में निकालना है। तो ये देख सकते हैं I²R ख़त्म हो जाएगा, तो आपका 300% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे ये क्वेश्चन बना है। तो कितने से चेंजिंग हुआ है आपको पता होना चाहिए कि जैसे P1 P2, तो यहाँ पे ऊपर में P2 - P1 हो जाएगा, और कितने के रेफरेंस में चेंजिंग रहा था P1 के रेफरेंस में, और इंटू 100 करेंगे इस तरीके से। तो आप P1 निकाल लेंगे, P1 तो जाहिर सी बात है I²R ही था। P2 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4I²R। उसके बाद परसेंटेज निकाल लेंगे कि पावर कितने से परसेंटेज से चेंज हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़, यानी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा जब मटेरियल चेंज होगा, यानी द मटेरियल इज चेंज, द टेम्परेचर इज चेंज, द शेप ऑफ रेसिस्टर इज चेंज। डी में है बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। जाहिर सी बात है रेसिस्टिविटी मटेरियल चेंज होने से रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉपर का है तो कॉपर का रेसिस्टिविटी अलग होगा, अगर एल्युमिनियम का है वायर तो एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी अलग होगा। तो मटेरियल चेंज होने से तो हो ही जाएगा चेंज, और टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेसिस्टिविटी चेंज होगा। तो दैट मीन्स ये हुआ कि ना तो ए ऑप्शन होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी होगा। आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है सी होगा। और जाहिर सी बात है कि ये बोला है शेप ऑफ द रेसिस्टर चेंज। अगर कोई कॉपर का वायर है, अगर कॉपर वायर का मान लेते हैं कि ये शेप ऐसा है, मान ले कि सिलिंड्रिकल शेप है, और उसको हम सर्कुलर बना दिए हैं, कॉपर का वायर ही है ना, तो रेसिस्टिविटी कॉपर का वायर का तो सेम ही रहेगा। तो दैट मीन्स शेप चेंज कर देने से उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 incandescent bulbs A, B, C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? यानी ब्राइटनेस आप सिंपल सा दिमाग लगाएंगे कि A का है यहाँ पे पावर 40 वाट का, बी बल्ब का जो है यहाँ पे है रेटिंग 60 वाट का, और सी बल्ब का है 100 वाट का। ऑफकोर्स की जो 100 वाट का है बल्ब वो ज़्यादा ब्राइट करेगा, ज़्यादा ब्राइटनेस होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे
अगर अगर उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो बी का ब्राइटनेस ए से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, ज़्यादा पावर वाट का बल्ब है तो ज़्यादा ब्राइट करेगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आप देख सकते हैं ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी द सेम, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ए का तो वाट 40 वाट का ही है, तो मैक्सिमम तो नहीं होगा। सी में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन ए, हाँ बी जो है 60 वाट का है और जो ए जो है वो 40 वाट का ही है, तो जाहिर सी बात है बी ज़्यादा ब्राइट होगा ए से, तो ये सी नंबर तो आंसर सही है। अब देखिए डी में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी, तो ये तो गलत है, सी का तो ज़्यादा होना चाहिए था बी से, तो आंसर सी हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, जब इसको ये पैरेलल में कनेक्ट किया है तो पैरेलल में जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस मिनिमम ही आता है, तो रेसिस्टेंस मिनिमम ही आता है, तो इस बेसिस पे रेसिस्टेंस का कोई अफेक्ट यहाँ नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा पावर होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड करके समझ सकते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ओम आर एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई 2 रेसिस्टर है जो कनेक्ट किया गया है सीरीज में, जो कि एक 2 ओम है एक 4 ओम है, उसके बाद इससे कनेक्ट किया गया है बैटरी, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कनेक्ट किया गया 6 वोल्ट का, और यहाँ से 6 वोल्ट का जो बैटरी कनेक्ट किया गया है, तो अब पूछा है कि 5 सेकेंड में इस 4 ओम के थ्रू हीट कितना डिसिपेटेड होगा, हीट कितना जनरेट होगा। तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है I² RT फार्मूला होता है। यहाँ पे आपको पहले करंट पता करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस तो ये बोल दिया है अगर 4 ओम के थ्रू तो रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 हो जाएगा, टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड दिया हुआ है, सिर्फ आप I पता करिए। तो I आपको पता करने के लिए यहाँ पे I का फार्मूला निकालना पड़ेगा। I का फार्मूला होता है V बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो यहाँ V तो 6 वोल्टेज है, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, जब 2 ओम और 4 ओम को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपका टोटल 6 ओम आएगा, तो यहाँ पे 6 ओम पुट कर देंगे, टोटल रेसिस्टेंस काट करेंगे 1 एम्पियर आ जाएगा करंट का वैल्यू। 1 एम्पियर करंट का वैल्यू आया है, तो दैट मीन्स करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, तो जाहिर सी बात है हीट का फार्मूला होता है I² RT। आई का वैल्यू 1² हो जाएगा इंटू आर, यहाँ 4 ओम के थ्रू तो 4 पुट कर लेंगे, टाइम यहाँ पे दिया है कितना, तो टाइम 5 सेकेंड दिया है, तो कितना आ जाएगा ये 20 जूल आ जाएगा। देख सकते हैं 20 जूल यहाँ सी नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक कैटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, अ फ्यूज वायर ऑफ वाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे पावर दिया है 1000 वाट और वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज है। आई यहाँ पे आई ऑप्शन में है तो इसलिए हम आई निकाल लेंगे, क्योंकि एम्पियर में ऑप्शन है तो इसलिए करंट पूछ रहा है। दैट मीन्स आपको पता है यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू वी आई से आई फाइंड कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा P डिवाइडेड बाई वोल्टेज। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे आई का वैल्यू आपको आ जाएगा 5 एम्पियर। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि डी नंबर आंसर होगा। अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, मतलब ये कि 2 ओम और 4 ओम रेसिस्टर है, जो कि 2 रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू ये दिया हुआ है 2 ओम 4 ओम। अब आगे यहाँ पे ऑप्शन से पता चलेगा कि हमें ये क्या करना चाहिए। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं, जब ये 2 ओम और 4 ओम को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो करंट अलग अलग होगा, ये आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब ये 2 ओम और 4 ओम रेसिस्टर को 2 ओम और 4 ओम रेसिस्टर्स को कनेक्ट करोगे सीरीज में, तो जाहिर सी बात है कि इसे करंट सेम ही होगा 4 ओम में भी और 2 ओम में भी, तो सीरीज में करंट सेम होता ही आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। आगे क्वेश्चन नंबर देखें 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस्ड किस फॉर्म में किया जाएगा, ऑप्शन से आपको पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, V.I होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पहला ही दिख रहा है वोल्ट एम्पियर, ये वोल्ट हो जाएगा इसका यूनिट और इसका एम्पियर हो जाएगा, दैट मीन्स वोल्ट एम्पियर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं किलो वाट ओवर ये एनर्जी का है, वाट सेकंड भी ये एनर्जी का है, जूल सेकंड आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये प्लांक्स कांस्टेंट का ये यूनिट है।
प्लांक्स कांस्टेंट, ये प्लांक्स ये जो है आपको अभी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ फ़िलहाल आपको समझने से मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर होगा। वो कैसे, तो पावर का फॉर्मूला V.I होता है, यहीं से आप इसका यूनिट पुट कर लेंगे तो पावर का यूनिट निकल जाएगा। आई होप कि आपने ये बेहतर समझा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।